नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का गोगटे उपाधि पूर्व महाविद्यालय वाणिज्य एवं विज्ञान में स्वागत है। मैं प्रवक्ता डॉक्टर सूरज लोकापुर, हिंदी विभाग गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय बेलगावी की ओर से आप सभी लोगों का सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, जैसे कि आप सभी 10वीं कक्षा संपन्न करते हुए उपाधि पूर्व कक्षा में पहली बार पदार्पण कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें यही हैं कि हालांकि जैसे आपने अपने भाषा विषयों के अंतर्गत अंग्रेज़ी के साथ हिंदी को चुना है, तो आज इस पहली कक्षा में ऑनलाइन अध्ययन के माध्यम से हम पहले ये जान लें कि हमने जो आज ये हिंदी विषय चुना है अपने अध्ययन के लिए, उसका महत्व क्या है। जैसे आप सभी हिंदी पढ़ चुके हैं, व्याकरण जानते हैं, लेकिन फिर भी उन बातों से एक बार पुनः परिचित होना हमारा कर्तव्य है। तो छात्रों, हिंदी ये विश्व भाषा के रूप में मान्य की जा रही है। भारत की तो राष्ट्रीय महत्व की भाषा या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में भी प्रचलित है। खास करके देखा जाए तो हिंदी जनसामान्य के बीच संपर्क भाषा का काम भी करती है। भले आप उत्तर जाए या फिर उत्तर वाला व्यक्ति दक्षिण को आए, पहली बार अगर वो किसी से वार्तालाप करना चाहता है तो वो हिंदी भाषा को अपना संपर्क माध्यम बनाना पसंद करता है। साधारण सी बात है और सहज सी बात है कि मीडिया की वजह से हो या फिर आधुनिकीकरण की वजह से हो, हिंदी अत्यंत सहज भाषा के रूप में निखर कर सामने आई है। तो प्रिय छात्रों, आज की इस पहली कक्षा में हम हिंदी भाषा के महत्व और हिंदी भाषा हम क्यों सीखें, इसके उपयोग क्या हैं, उस पर सामान्य रूप से एक 4-5 प्रमुख बातें मैं बताकर आगे बढ़ूंगा। और दूसरा भाग होगा इस कक्षा का आपका जो प्रथम वर्ष उपाधि पूर्व अर्थात प्रथम पीयूसी का जो पाठ्यक्रम है, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हिंदी भाषा हम क्यों सीखें? जैसे कि हमने अभी देखा कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही है। गांधी जी ने भी इस पर वही जोर दिया था कि सबसे आसानी से समझी, बोली तथा लिखी जाने वाली भाषा ही लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान का सहज माध्यम बन सकती है। तो इस आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए गांधी जी ने कहा था। वो बात अलग है कि कुछ लोग हिंदी विरोधी बातें करते हैं या हिंदी को अपनाने में इनकार करते हैं, लेकिन हिंदी जिस प्रकार सभी भाषा की संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित करके उनको अपना बनाकर, क्योंकि जैसे आप देखिए कई सारे ऐसे दैनंदिन रूप में उपयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं, जो हिंदी के या हिंदी भाषा की संस्कृति के अपने नहीं हैं, दूसरी भाषा संस्कृति से आए हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग इतना भरपूर रूप से हुआ है कि आज के दिन हम कह सकते हैं कि वो शब्द हिंदी के ही हैं। अब शब्दों की बात आती है तो शब्द, व्याकरण, वाक्य रचना, ये सारी चीज़ें भी अगर हम देखें तो सभी भारतीय भाषाओं में सामान्यता या फिर समानता गोचर होती है, जिसको हिंदी भाषा अपने आप में समाहित करके आगे बढ़ती है। तो हिंदी सहज है, सरल है, बोलने में, समझने में और आसान है, इसलिए हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है। तो आगे बढ़े, इसकी उपादेयता क्या है?
प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं कि हिंदी सीखने से हमें क्या लाभ होगा। तो छात्रों, मैं पहले तो ये बता दूं कि हिंदी केवल भारत में पढ़ी और पढ़ाई नहीं जाती है। भारत के बाहर भी कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जैसे फिजी है, मॉरिशियस है, मलेशिया है, हांगकांग है, सिंगापुर है, यहाँ तक कि अमेरिका और लंदन के भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषा या अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा अध्ययन केंद्र में हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में वहाँ के बच्चे पढ़ते, लिखते और जानना शुरू कर चुके हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो आप विश्व भाषा को ही सीख रहे हो, और 2016-17 में जो विश्व भाषिक परंपरा के जितने भी बुलेटिन निकले हैं या फिर जो अध्ययन हुए हैं, उसके आधार पर अगर कहा जाए तो अंग्रेज़ी के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी भाषा है जो विश्व में दूसरे नंबर पर है या दूसरा स्थान ग्रहण करती है, तो वो अपनी हिंदी भाषा है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं। बाकी साहित्यिक जानकारियां या फिर व्याकरण से संबंधित जो जानकारियां अगले आने वाले कक्षाओं में हम आपसे चर्चा में लेंगे। दूसरी बात, तो हिंदी से प्रयोजन क्या होगा। आजकल देखो छात्रों, हिंदी का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, और जब भी कोई व्यक्ति अपना अध्ययन समाप्त कर नौकरी की इच्छा रखता है, तो जो उसका इंटरव्यू लेने वाला है या जो अन्य प्रतिभागी हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ होती है, एक समानता होती है कि सबको हिंदी आती है, सब हिंदी जानते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अब हम व्यापार वाणिज्य को लेकर अगर हम चलेंगे, मार्केट रिसर्च या फिर मार्केट स्टेटस को अगर हम चेक करते हैं, तो अमूमन दक्षिण में भी उत्तर भारतीय लोगों का दबदबा देखने को मिलता है प्रत्येक उद्योग के क्षेत्र में, और उत्तर भारतीयों को आसानी से हिंदी समझ में आती है। तो उनसे बातचीत करने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए हमें किसी न किसी संदर्भ में आकर हिंदी का महत्व अपनाना पड़ता है, हिंदी को सम्मान देकर उसे सीखना पड़ता ही है। तो ज़रूरतें भी हैं, ज़रूरतों के कारण हिंदी आज महत्वपूर्ण बन गई है। अब हिंदी का योगदान अगर हम देखें तो विश्व साहित्य मान लो या फिर बाज़ार का संदर्भ अगर हम मान लें, तो हिंदी से बातचीत जितनी आसानी से हो सकती है, अन्य भाषाओं में उतनी आसानी से बातचीत संभव नहीं है। बहुभाषी प्रदेश जहाँ पर हैं, जिनकी त्रिविध सूत्रावली है, मतलब वहाँ पे अंग्रेज़ी भी चलती है, उनकी मातृभाषा भी चलती है, और एक अन्य भाषा की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हिंदी प्राथमिक रूप में अपनाई जाती है। तो ये उसका योगदान, उसका प्रयोजन, ऐसे ही छोटे छोटे उदाहरणों से ही हम समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए इस साल मतलब 2020 और 2021 के लिए आपने जो प्रथम वर्ष पीयूसी में अपना एडमिशन लिया है, आप लोगों का एक निश्चित पाठ्यक्रम है जो पूरे साल चलेगा और जिस पर ही आपके सारे परीक्षाओं का दारोमदार होगा, या फिर सारी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र इसी पाठ्यक्रम के आधार पर ही बनाए जाएंगे। ना कुछ बाहर से आएगा और जो है उसमें से कुछ भी न घटेगा। तो ये जो पाठ्यक्रम है ये सुंदर तरीके से यहाँ पर नियोजित किया गया है। अब प्रथम वर्ष पीयूसी के लिए जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो छात्रों, आपका जो पाठ्यक्रम है वो 5 विभागों में बांटा गया है। पहला है गद्य, जिसमें तकरीबन 10 पाठ हैं, जिसमें चारित्रिक विषयवस्तुओं से संपन्न, देश काल संबंधी, संस्कृति संस्कार से संबंधी, राजनीति से संबंधी, बेरोजगारी से संबंधी, राष्ट्र निर्माण से संबंधी तथा कुछ एक व्यंग्यात्मक लेखों को लेते हुए कुल 10 पाठों वाला एक गद्य भाग यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में दिया गया, जो आगे हम आपको दिखाएंगे भी, उस पर विश्लेषण भी करेंगे। और फिर दूसरा भाग आता है पद्य भाग वाला। पद्य भाग को छात्रों यहाँ पर 2
भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मध्ययुगीन काव्य या फिर मध्यकालीन काव्य, जहाँ पे साधु संत उपदेशक ऐसे लोग देखे जाते थे जिसको भक्ति काल का हिस्सा माना जाता है। तो भक्ति काल के साहित्य को यहाँ पे मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद हम आते हैं 1900 से बाद वाला जो साहित्य है जिसे आधुनिक साहित्य कहते हैं, तो उसके आधार पर भी कविता भाग यहाँ पे लिया गया है जिसका नाम होगा आधुनिक कविता। और चौथा भाग होगा अपठित भाग कहानियाँ। मतलब यहाँ पे छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिनमें चारित्रिक विशेषता को बढ़ाने वाले, चरित्र विमर्श से संबंधित तथा कुछ नैतिक विचारों से संप्रेरित या संपूरित कहानियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, जो कुल मिलाकर 6 कहानियाँ हैं। आधुनिक कविता में 8 कविताएं हैं और मध्यकालीन काव्य में 5 साधु संतों द्वारा लिखे हुए। शरण साहित्य इस बार नए से डाला गया है। कन्नड़ भाषा का अनुवाद करके हिंदी के छात्रों को कन्नड़ साहित्य से परिचित करवाने वाला काम भी इस पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। और 5वां तथा महत्वपूर्ण भाग है व्याकरण अभ्यास। तो छात्रों, व्याकरण अभ्यास के अंतर्गत 10वीं कक्षा तक जो व्याकरण आपने पढ़ा है वही सब कुछ होगा। हाँ, कुछ एक विशेष बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अनुवाद अभ्यास जो छात्रों को विशेषकर हमारे एक्सपीरियंस से हम अगर बोलें तो मुश्किल है, तो अनुवाद अभ्यास एक अधिकतर आप लोगों के लिए यहाँ पे विशेष रूप से 5 मार्क के लिए बनाया जाएगा, जो शायद 10वीं कक्षा में आपके लिए उतना विशेष बल देकर नहीं पढ़ाया गया, उसे हम यहाँ पे विशेष रूप से लेंगे। उसके ऊपर हम एक विशेष कक्षा का आयोजन भी करेंगे। तो व्याकरण में वही लिंग, अन्य लिंग रूप, विलोम शब्द या फिर विरुद्धार्थक पद, समानार्थी शब्द, वाक्यों को उनके अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, मुहावरों को उनके अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ, सही। और उसके बाद पत्र लेखन। तो ऐसा ही सामान्य एवं साधारण जो व्याकरण है जो 10वीं कक्षा तक आप पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा एक एडवांस्ड स्टेज भी आप मान सकते हो। उसका अगला रूप है, अगला प्रारूप है, उसको हम यहाँ पे अध्ययन का विषय बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं पाठ्यक्रम को लेकर। तो ये किताब से ही हमने लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, या फिर जब आप किताब खरीदने जाओ तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, अनुक्रमणिका या फिर पाठ्यक्रम की जो विषय सूची होती है उसको ध्यान से आप चेक कर लीजिए एक बार। जो अनुक्रमणिका है वो इसी प्रकार आपको गोचरित रहेगी। अनुक्रमणिका में पहले गद्य भाग है, फिर मध्यकालीन काव्य है, उसके बाद आधुनिक कविता है, उसके बाद तृतीय सोपान अपठित भाग कहानियाँ। इस प्रकार से आपका गद्य भाग यहाँ पर देखने को मिलता है। अब शुरू करते हैं। पहला है बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद द्वारा रचित है। युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित है। निंदा रस हास्य रचनाकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है। बिंदा महाकवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, ये जीवनी है, अंबेडकर जी के जीवन पर लिखी गई, उनके जीवन संघर्षों को लेकर बात करती हुई पाठ यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसके लेखक हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी। दिल का दौरा और एंजाइना, ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर लिखा हुआ पाठ है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। फिर मेरी बद्रीनाथ यात्रा, ये एक यात्रा वृत्तांत है या फिर यात्रा साहित्य है, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। फिर एक पाठ आता है जिसका नाम है नालायक, जिसके लेख हैं विवेकी राय। फिर आता है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वसुदेव शरण अग्रवाल। और 10वां और अंतिम पाठ आता है रिहर्सल, ये एक हास्य व्यंग्य पूरित एकांकी है, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। फिर मध्ययुगीन कविता है, उसके बाद आधुनिक कविता है, उसके बाद तृतीय सोपान है अपठित भाग कहानियाँ। तो छात्रों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रथम वर्ष के ऑनलाइन कक्षा का पाठ्यक्रम
जो होगा वो आप सभी लोगों को 3 अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। उसमें तो पहला मैं हूँ, डॉक्टर सूरज लोकापुर, और एक अध्यापक हैं डॉक्टर कलावती सामरेकर, और एक अध्यापक हैं डॉक्टर बीडी पाटिल। तो हम 3 शिक्षक मिलकर आपका ये प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है ये आपको ऑनलाइन संदर्भ में परिपूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। और पाठ्यक्रम बांटा भी हमने है, गद्य भाग मैं लूँगा डॉक्टर सूरज लोकापुर, पद्य भाग जो है मध्ययुगीन और आधुनिक कविता लेंगी डॉक्टर कलावती सामरेकर, और तीसरा भाग जो होगा अपठित भाग कहानियाँ, 6 कहानियाँ और व्याकरण भाग, ये आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर बीडी पाटिल। तो छात्रों, इस प्रकार हमने पाठ्यक्रम को आपकी सुविधा के लिए 3 लोगों के अंतर्गत बांटकर पूरे हफ्ते में तीनों लोग 3 क्लास लेंगे। मैं गद्य पढ़ाऊँगा और एक अध्यापक हैं वो पद्य पढ़ाएंगे और एक अध्यापक हैं वो कहानियाँ पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार आपके प्रथम वर्ष पीयूसी का पाठ्यक्रम आगे बढ़ेगा। अतः हम अगली कक्षा से गद्य भाग पर चर्चा आरंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।